नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ भारत का संविधान अर्थात भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी आज से सेशन स्टार्ट होता है और आप सभी जानते हैं कि इसका उपयोग लगभग हर एग्ज़ाम में है। जैसे चाहे IAS PCS हो, कोई भी सिविल सेवा का एग्ज़ाम हो, कोई भी वनडे का एग्ज़ाम हो, हर चीज़ में इसका समान महत्व है और लगातार इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए आज हम संविधान के बारे में जो हमारा पहला टॉपिक है और जो पहला लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान किस एक दिन की उपज नहीं है और आज जो हमारा संविधान बना है इसके पीछे सैकड़ों साल लगे हुए हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स की बड़ी भूमिका मानी जाती है। सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो चार्टर के माध्यम से ब्रिटिशर्स को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार दिए, उसके तहत उन्होंने यहाँ पर अपना व्यापार के माध्यम से व्यापार के लिए आए और यहाँ पर व्यापार करने लगे, जो कि शुरुआत में तो 20 ही साल के लिए था, बाद में समय समय पर उसको हर 20 साल के लिए और उसमें भी कभी कुछ और समय के लिए उसको बढ़ाते गए। उसमें उस समय में वृद्धि होती चली गई। उसके बाद धीरे धीरे वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ की क्षेत्रीय महाशक्तियों और क्षेत्रीय शासकों, राजाओं एवं क्षेत्रीय शक्ति को में शासन प्रशासन के लिए उनमें होड़ सी लग गई, और जिसके तहत हम देखते हैं कि कई प्रमुख अन्य जो यूरोपीय शक्ति थी, पहले उनके साथ उनका संघर्ष हुआ, फिर यहाँ की जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी उनके साथ भी उनका संघर्ष होता है, और उसके बाद अंत में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने यहाँ के एक बड़े भूभाग पर राजनीतिक भूभाग पर अपनी सत्ता स्थापित की और 1947 तक भारत की स्वतंत्रता तक वो यहाँ पर रहे, जिसको कई कालक्रम एवं कालखंडों में बांटकर देखा जा सकता है। जिसके तहत हम सबसे पहले हम देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जो कि उनके वैधानिकता यहाँ पर उनके शासन की वैधानिकता का एक पहला प्रमाण मिलता है, और उस तत्पश्चात 1773 के बाद आप 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं, 1793, फिर 1813, 33 और उसके बाद 1858 तक का एक महत्वपूर्ण चरण है जो ब्रिटिश शासन का चरण है, और दूसरा चरण 1858 से लेकर के 1947 यानी भारत की स्वतंत्रता तक। अब इसको हम दो कालखंडों में बांट कर देखेंगे, क्योंकि एक जो था उस पे ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ना होकर के कंपनी का शासन होता है, इसलिए उसको उसके जो वैधानिकता है, उसका जो संवैधानिक क्रम है वो अपना अलग महत्व रखता है। वहीं दूसरी ओर 1858 से लेकर के 1947 तक जो भारत शासन अधिनियम के तहत वहाँ की ब्रिटिश यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट और महाराजा यानी सम्राट का डायरेक्ट नियंत्रण भारत के सत्ता पर एवं भूभाग पर स्थापित होता है। अब इसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सोलह सौ ईस्वी यह वो समय है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और अपना ये 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए, भारत में व्यापार के लिए एक अधिकार यानी कि चार्टर के माध्यम से जो कि वहाँ की महारानी कह सकते हैं या सम्राट के माध्यम से इनको प्राप्त होता है, जिसके तहत ये व्यापार करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे उस समय आप सभी जानते हैं कि उस समय भारत में मुग़लों का शासन है, जो कि 1526 से लेकर के और 1857 तक रहा, क्योंकि जो अंतिम मुग़ल शासक था वो बहादुर शाह उपनाम जफ़र
यह अंतिम मुगल सम्राट होता है। और उसके बाद भारत से सम्राट शब्द को हटा करके और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट का 1858 से प्रत्यक्ष नियंत्रण भारत पर हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह अंग्रेज भारत आए व्यापार के उद्देश्य से और धीरे धीरे यहाँ की क्षेत्रीय शक्तियों के साथ शासन प्रशासन की होड़ में आगे बढ़ करके राजनीतिक दिलचस्पी के तहत धीरे धीरे पूरे भारत पर उनका एक छत्र शासन स्थापित हो जाता है। और इसी दौरान हमारा महत्वपूर्ण संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार होती है। इसका जो प्रथम वैधानिक दस्तावेज है वो हमें 1773 यानी यहाँ पर ब्रिटिश सम्राट ने अपने शासन को वैधानिकता देना स्टार्ट कर दिया और यहीं से हमारा संवैधानिक विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और उसमें क्या प्रावधान थे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम समझते हैं। सत्रह सौ तिहत्तर रेगुलेटिंग एक्ट। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे, पहला हम जानते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता क्या पड़ी। आप सभी जानते हैं, पढ़ते हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से क्या प्रावधान थे, लेकिन हमें यह जानने की ज़रूरत है कि आखिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। जबकि बस हाँ, तो हम जानते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों। हम देखते हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी भारत आती है और यहाँ पर 1600 ईस्वी से लेकर के 1773 तक शासन करती है। फिर भी ब्रिटिश पार्लियामेंट और वहाँ के शासक जो सम्राट हैं उनको कुछ खास प्रॉफिट या फ़ायदा नहीं हो रहा है और कंपनी वहाँ से लगातार जो है पैसों की डिमांड कर रही है। यानी कि उतने समय तक कंपनी में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार, अनियमितता और तमाम तरह की राजनीतिक अकुशलता देखने को मिलती है, जिसके कारण ये जो सम्राट है और ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने प्रत्यक्ष, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है, बस इसको ऐसे ही समझते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से इसको प्रत्यक्ष नियंत्रण की दिशा में, मतलब यहाँ से प्रत्यक्ष शासन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का ये प्रयास है कि इतना व्यापार हो रहा है और मुनाफा हो रहा है, लेकिन ब्रिटिश सरकार को कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब जो ब्रिटिश कंपनी के जो सदस्य हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं, वो इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि ब्रिटिश सरकार को कुछ भी नहीं मिल रहा है। उल्टे वहाँ से लगातार पैसे की डिमांड होती है व्यापार करने के लिए। इसलिए ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ये कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाती है, जिसके महत्वपूर्ण प्रावधान हम देखते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है, इसमें एक ब्रिटेन में ही एक स्टार्ट करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है।
इसके माध्यम से वहीं से बैठे बैठे कंपनी पर कुछ सदस्यों के माध्यम से, कुछ अधिकारियों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, और जिसके तहत जो बंगाल का गवर्नर है उसको क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और साथ ही जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे उनको इसके अधीन कर दिया गया। साथ ही इतने बड़े प्रशासन को संभालने के लिए, देखने के लिए, उसको चलाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए यह ज़रूरी था कि इसको कुछ सलाहकारी, इसके लिए कुछ सलाहकारी सदस्यों का प्रावधान किया जाए, जिसके लिए ही 4 सदस्यीय काउंसिल, कार्यकारी काउंसिल, 4 सदस्यीय काउंसिल की व्यवस्था की गई जो इसको सलाह देंगे। इसी के तहत हम देखते हैं कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद इस उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार था वो लागू तो था खास करके बंगाल पर, क्योंकि और भी जो गवर्नर थे वो भी कुछ न्यायिक शक्तियाँ उनको प्राप्त थी। अब ये तो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद क्या हुआ, 1781 में आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनको संशोधित कर दिया गया और थोड़ा सा नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है, 1784 में आता है पिट्स का एक्ट। पिट्स एक्ट का मतलब क्या है, पिट्स यानी कि पिट्स उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के नाम पर इस एक्ट को पिट्स एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे, इसमें यह था कि कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए एक अलग बोर्ड गठित किया गया, कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए अलग बोर्ड गठित किया गया। मतलब अब कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक मामलों को अलग करने के लिए 2 अलग अलग निकाय बनाए गए। ये था, एक बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसका काम क्या था, व्यापारिक मामलों को देखेगा। और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यह राजनीतिक मामले देखेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले देखेगा। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को एक और काम दिया गया था, ये
ये जो भी भूभाग था, जो भी कंपनी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था भारत का भूभाग, इसके क्षेत्र में आने वाले जो भी न्यायिक मामले थे, इसके अधीन ये सारे, इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मुख्य जो सदस्य था, जो अधिकारी था, उसके अंतर्गत ये न्यायिक मामले भी कर दिए गए, न्यायिक एवं राजस्व मामले। ठीक है। इसके बाद अब चूंकि एक के बाद एक सुधार हो रहे थे और व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की जो यहाँ पर कुछ शर्तें थी, उसी के तहत 1793 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एवं या वहाँ के सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापार करने की अवधि जो है 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दी गई। 20 वर्षों के लिए व्यापार करने की अवधि जो है 20 वर्ष और बढ़ा दी गई। अब इसके बाद 1813 में क्या होता है? 1813 में एक और एक्ट आता है और इसमें 1813 के एक्ट में चार्टर एक्ट से कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। इसका मतलब यह है कि इसके पहले भारत के साथ जो व्यापार होता था वो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से व्यापार अपने हिसाब से करती थी और किसी भी यूरोपीय को, यानी किसी भी ब्रिटेन वासी या अन्य, चूँकि अन्य यूरोपीय शक्तियाँ पहले ही पराजित हो चुकी थी, इसलिए अब कोई भी यूरोपीय शक्ति और यहाँ तक कि ब्रिटेन के भी लोग भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत के साथ व्यापार करती थी, मुनाफा कमाती थी और अन्य राजस्व संबंधी कार्य देखती थी। अब 1813 के चार्टर द्वारा चूँकि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, फिर भी हम देखते हैं कि भारत के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार था इसको अब भी जारी रखा गया। यानी कि व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार भारत के साथ और चीन के साथ जो व्यापार होता था, जो अफीम का व्यापार था और भी कई सारी चीज़ें थी, उसको यहाँ भी जारी रखा गया। और जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलती है वो क्या है कि अभी तक जो यूरोपियों को, ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक शिक्षा को या ईसाई शिक्षा को यहाँ पर प्रमोट करने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का जो अनुमति नहीं थी, क्यों नहीं थी, उसके पीछे भी कई कारण हैं। क्योंकि शुरुआत में जब यहाँ पर धीरे धीरे ये अपने आप को स्थापित कर रहे थे, अगर उसी दौरान यहाँ पर भारत के धर्म पर अगर कुठाराघात किया जाता तो शायद संभव था कि वो इतने दिनों तक यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए काफ़ी सोच समझ करके यहाँ पर ईसाई धर्म, ईसाई मिशनरियों को इस एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई और साथ ही शिक्षा के लिए
जो पाश्चात्य शिक्षा थी, शिक्षा के लिए अलग से कुछ लगभग 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई इसी साल से, इसी एक्ट के माध्यम से, चार्टर एक्ट के माध्यम से। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश शासन के नियंत्रण और नियमन के चरण में एवं भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया के तहत एक और चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को के व्यापार को पूरी तरह से, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। और चूँकि 1813 के चार्टर एक्ट में एकाधिकार को समाप्त किया गया था, यानी कि अब ब्रिटेन के लोग भी निजी रूप से भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, जो कंपनी द्वारा जो व्यापार हो रहा था, कंपनी द्वारा जो व्यापार था उसको पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया। और अब इसका काम क्या रह गया, सिर्फ राजनीतिक कार्य। यानी अब भारत को ये शासन प्रशासन देंगे, ना कि व्यापार करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण कार्य था 1833 के चार्टर एक्ट का, ये एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसी एक्ट से हम देखते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। उस भारत का गवर्नर जनरल जहाँ तक इनकी जो है व्यापार की सीमा थी, जहाँ तक इन्होंने जिस भूभाग में अपना राजनीतिक प्रसार कर लिया था, उस भारत का जो है इनको बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और आगे हम देखते हैं कि इसमें तमाम मद्रास एवं बम्बई के गवर्नरों के विधायिका संबंधी अधिकारों की चर्चा की जाती है, जो कि अब यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ती, ब्रिटिशर्स बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ये चार्टर एक्ट क्या है? इसके बाद यही अब 1857 के विद्रोह से पहले तक, यानी 1858 के भारत परिषद अधिनियम से पहले तक इसको चार्टर एक्ट कहा जाता है। ये एक व्यापार की दृष्टि से इसको जो है एक अधिकार पत्र के रूप में देखा जाता था, और इसी के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार कर रही थी। इसमें हम देखते हैं कि इस चार्टर एक्ट के माध्यम से, 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, जो गवर्नर जनरल की जो विधायी परिषद थी, कार्यकारी विधायी परिषद थी, इसको विधायी परिषद और एवं प्रशासनिक कार्यों को इससे अलग कर दिया गया। यानी कि अब जो गवर्नर जनरल की जो वो काउंसिल होती थी, उसको विधायी कार्यों के लिए अलग परिषद होगी, अलग सदस्य होंगे, और जो प्रशासनिक कार्य होंगे उसके लिए
अलग, जैसे कि आज हम क्या देखते हैं, आज जो हमारा संविधान है, जो राज्य व्यवस्था है, उसमें हम क्या देखते हैं, एक संसद है, आज हमारे पास सामने संसद है जिसमें विधायिका है, इसको विधायिका कहते हैं। ये संसद है, यहाँ पर क्या होता है, कानून बनाया जाता है, लेकिन कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, विधायिका के द्वारा। इसमें संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर प्रशासनिक कार्य है, प्रशासनिक कार्य सरकार के कुछ सदस्यों द्वारा देखा जाता है, यानी कि ये कार्यपालिका है, ये आज की कार्यपालिका है। कार्यपालिका के द्वारा प्रशासनिक कार्य देखा जाता है, जबकि कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है ये संसद के तहत विधायिका करती है। ठीक है, समझ में आया। अब अगला जो बिंदु है इसमें वो हम देखते हैं कि कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया, और कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया, और जो ब्रिटिश शासन था उसके विश्वास में ले लिया गया, यानी कि अब जो भी कार्य होंगे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन की सहमति से उसकी देखरेख में अब सारे किए जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण सुधार था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है संवैधानिक विकास, भारत के संवैधानिक विकास, हालांकि 1833 में भी काफ़ी कुछ नया स्टार्ट हुआ कि वहाँ से भारत के संविधान की उसको आरंभ माना जा सकता है, लेकिन यहाँ से संवैधानिक इतिहास की पृष्ठभूमि मुख्य रूप से यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। साथ ही अभी तक हम देखते हैं कि कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य हैं, या जो भी प्रशासनिक और विधायी कार्य हैं, खास करके शासन प्रशासन, जैसे कि उनके लिए आज IAS PCS अफसरों की नियुक्ति होती है, उस समय डायरेक्ट नियुक्ति होती थी, यानी कि कोई भी वहाँ के प्रावधान के अनुसार कोई भी अगर ग्रेजुएट है, ब्रिटेन में एक कॉलेज है, वहाँ से अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसको जो है स्थायी या अस्थायी रूप से प्रशासन कार्य के लिए नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती, सिविल सेवकों की जो भर्ती थी वो एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से, खुली प्रतियोगिता के माध्यम से, यानी कि जैसा कि आज UPSC, UPPSC ये सब सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, और उनके माध्यम से सिविल सेवक जो है बड़ा ही कठिन चरण है, कई स्टेज में होता है, और उसके माध्यम से ये प्रतियोगिता के माध्यम से अब सिविल सेवकों की भर्ती की जाने लगी। और 1854 में मैकाले समिति भी आती है शिक्षा सुधार के लिए। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण सुधार थे। इसी के साथ अब 1858 के एक्ट से पहले, यानी कि संवैधानिक इतिहास का जो दूसरा चरण है 1858 से लेकर के भारत की स्वाधीनता तक, इसके पहले का ये दूसरा चरण है। इसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन इसके पहले आप जानते हैं कि 1857 का महत्वपूर्ण, भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन इसको कह सकते हैं, ये होता है। और काफ़ी सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के रवैये में, उनके बर्ताव में काफ़ी सारे बदलाव हो जाते हैं, और 1858 के एक्ट से लगातार जो है यहाँ के लोगों की शासन में भारतीयों की भागीदारी स्टार्ट होती है, और कई सारे सुधार हमको देखने को मिलते हैं। तो जब हम अगला लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।